चलिए, हमारी ज्योग्राफी आंसर राइटिंग सीरीज़ लेखनी में आप सभी का स्वागत है। एक अनाउंसमेंट भी है, मैंने बोला था कि हम इसको ये जो वीडियो अब आ रहा है इसको हम हमारे ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग सेशन का आखिरी वीडियो रखेंगे, लेकिन फिर मेनी स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड अप एंड हैव इवन कमेंटेड कि सर बाकी के टॉपिक्स भी ले लीजिए आप। तो हम यहाँ पर ख़त्म ना कर कर एक और वीडियो में इसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो लास्ट होगा। तो इस वीडियो में हम और अगले वीडियो में हम जो मिसलेनियस टॉपिक्स बाकी हैं, से एग्रीकल्चर हुआ, सॉइल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, छोटे छोटे टॉपिक्स, उनकी भी आंसर राइटिंग कर लेंगे। तो कुल मिलाकर दो और वीडियो और ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक्स की, कोर ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक्स की आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी टॉपिक्स को हम अगले दो वीडियोज़, ये और नेक्स्ट वीडियो, लेकर आंसर राइटिंग करते चले जाएंगे। इस लेक्चर में प्राइमरीली मेरा फोकस रहेगा कृषि पर आंसर राइटिंग करवाना आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं कंबाइंड सवाल, यहाँ पर कुछ सवाल हैं कंबाइंड सवाल हैं कृषि, मिनरल, सॉइल वगैरह के, लेकिन मैं इसमें से अभी फ़िलहाल कृषि को प्रमुखता से उठाऊंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। डिस्कस द मेन एरियाज ऑफ ड्राई फार्मिंग ऑफ इंडिया, देयर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट। करते हैं इस पे बात। डिस्कस द मेन, क्या पूछा है, एरियाज ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग ऑफ इंडिया, देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, एंड स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है, कौन से इलाकों में है, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनके विकास के लिए क्या कार्य होना चाहिए। 10 मार्कर के इतने 4 हिस्से हैं, तो ऑफ कोर्स 7 मार्कर तो क्या ही लिखेंगे इसमें हम। इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, आपको ड्राईलैंड फार्मिंग को परिभाषित करते आना चाहिए। अ फार्मिंग डन इन अ रेनफेड रीजन विथ लेस देन 75 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एंड almost nil avenues of irrigation is known as dryland farming. Less than 75 centimeter of rainfall, almost no irrigation facility, largely rain fed, ये कुछ कीवर्ड हैं। इरिगेशन का ना होना, रेनफेड होना, 75 सेंटीमीटर से कम बरसात होना, ऐसी खेती इज ड्राई लैंड फार्मिंग। कौन से इलाके हैं जो पूछा है वही लिखो सीधे सीधे। द रीजन्स ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग, आप एक मैप के सहारे से भी बता सकते हैं, जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक मैप के सहारे से ही उन इलाकों को दर्शा दें।
कौन से इलाके हैं, जैसे से चंबल का बेल्ट, से बुंदेलखंड का बेल्ट, नीचे की तरफ आएंगे तो मराठवाड़ा विदर्भ का बेल्ट, कडप्पा का बेल्ट, ये सब कुछ इलाके हैं जो ड्राईलैंड फार्मिंग को दर्शाते हैं। आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, बुंदेलखंड, चंबल, मराठवाड़ा विदर्भ और कडप्पा, और इस चीज़ को एक बॉक्स में बना देना है। कुछ ऐसे। और यहाँ पर आप, अगर आप यहाँ CBMV ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बुंदेलखंड। अब इस चीज़ को ना वापस शब्दों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वापस शब्दों में लिखेंगे तो फिर इसका बनाने का मतलब ही क्या हुआ, लिख भी दिया उस चीज़ को और डायग्राम भी बना दिया। ऐसा नहीं करना यार, या तो लिख दो या डायग्राम बना दो। और अगर कोई चीज़ जैसे ड्रेनेज पैटर्न है, तब दोनों चीज़ें बनती है, क्योंकि वो आंसर ही पूरा नहीं होता बिना उस चीज़ को ग्राफिकली दर्शाए। तो ऐसा रेयरली होगा कि दोनों करना पड़ेगा, पर आमतौर पर कोई एक से आपका काम हो जाएगा। एक्सेट्रा आपको बाकी लिख देना है। तो रीजन्स हमने बता दिए। फिर हमसे आगे क्या पूछा गया है, देयर प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड रीजन। तो आप देख रहे हैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पूछा है सीधे वो दो तीन पॉइंट में बताओ और आगे बढ़ो। पहला, चूंकि पहली समस्या चूंकि इरिगेशन नहीं है, तो पहली समस्या हो गई वेदर डिपेंडेंसी है बहुत बड़ी। ड्राउट्स, फ्लड्स, फिनोमेनाज लाइक अल नीनो एंड ला नीना एग्रावेट द प्रॉब्लम, तो वेदर डिपेंडेंसी बता देना। फ्लड्स, ड्राउट्स। दूसरी बात, चूंकि पानी ही नहीं है सब कुछ, आप वेदर पर, या पानी है तो बहुत ज़्यादा है बाढ़ आ जाएगी या फिर सूखा पड़ जाएगा, आप फिजिकल फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इस कारण से आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आप उदाहरण कुछ जस्टिफाई करके अगर दे पाए तो बहुत अच्छा होगा, जैसे कंपेयर्ड टू world average of about 2000 kg per hectares of pulses production, the dryland regions of India produce about 909 kg per hectare of pulses। तो हमने जस्टिफाई करा कि भाई ये समस्या है। तीसरा, 80% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, ये भी एक समस्या है। और इस कारण से कांट यूटिलाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखकर भी आप आपके आंसर की वैल्यू रिच कर सकते हैं। तो बढ़िया टर्म्स, डेटा, फैक्ट्स, डायग्राम से लबरेज आंसर आपको मार्क्स से लबरेज कर देगा। ठीक है, आगे। फार्मर डिस्ट्रेस, फिर हताशा आ जाती है। एंड अल्टीमेटली टर्न्स इनटू फार्मर सुसाइड। मेरे हिसाब से 3 पॉइंट भी बहुत होंगे, मैंने आपको बस बताने के लिए 4 यहां लिख दिए, वरना 3 भी बहुत होंगे, क्योंकि एक और हिस्सा बाकी है, स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट। तो मैं थोड़ा इस जगह को छोटा करके
स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट भी उतारना चाहूँगा यहाँ पर। कंक्लूजन नीचे ले जाता हूँ, इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट। आई होप पहले आपने लिख लिया है, इसको सिर्फ सुन नहीं रहे हैं मुझे। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम पानी लाओ, इरिगेशन लेकर आओ, इससे वेदर डिपेंडेंसी कम होगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इससे, तो इनकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने के प्रयास करो। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को एक लाइन में परिभाषित कर देना, द रेशियो ऑफ ग्रॉस सोन एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया। ऐसे क्रॉप्स चुनने का बोलो जो उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन को सूटेबल है। चूज क्रॉप्स एज पर एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन। चूंकि इतनी वेदर डिपेंडेंसी है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिस्क कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द कवरेज ऑफ फसल बीमा। प्रोवाइड लिंकेजेस with food processing schemes like किसान संपदा योजना। तो ये आपका स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 स्ट्रैटेजीज में काम कर देंगे, अगर बहुत लंबा आंसर दिख रहा है तो। क्योंकि आप देखेंगे 3 हिस्से हैं ना एक ही आंसर के, हर में 3-3 पॉइंट भी डालते हैं तो 9 पॉइंट हो जाते हैं। दैट्स वाई कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है ड्राईलैंड एरिया को डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको कोई आपकी मध्य प्रदेश स्पेसिफिक योजना पता हो या केंद्र स्पेसिफिक योजना पता हो तो वो आपको डालनी चाहिए। 1 मिनट बस, मैं इस लाइन को थोड़ा ब्रॉड कर दूं कंक्लूजन वाली। ठीक, इंक्रीजिंग द रीच ऑफ स्कीम्स लाइक, अब फसल बीमा तो ऊपर लिख दिया है ना, तो यहां पर दूसरी लिख देता हूं, कृषि सिंचाई योजना एंड ऑफरिंग MSP on dryland crops like millets, pulses, oil seeds should be focused। तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि भाई ये और आगे कर लो, कृषि सिंचाई योजना कर ही रहे हो, MSP भी दे दो इन क्रॉप्स पर। तो क्या योजना लेकर आई है सरकार, क्या कर रही है, या फिर और आगे क्या कर देना चाहिए? तो ये आपका एक अच्छा आंसर हो जाता है रिगार्डिंग ड्राईलैंड फार्मिंग। चलिए आगे, और अभी कृषि पे बात खत्म नहीं हुई, अभी और देखेंगे कृषि पर। आगे आ रहे हैं अगला सवाल। लेट मी सी, यहां से कुछ उठा सकते हैं क्या? कृषि पर तो हमने ड्राईलैंड फार्मिंग वाला ले ही लिया है वाला, सॉइल को मैं अलग से लूंगा। गोल्ड, सिल्वर, वेजिटेशन, मिनरल्स, राइट व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ये कर लेते हैं अपन एक 7 मार्कर, आसान है। इसको थोड़ा
यहाँ पर तो बहुत कम पूछा है, मैं थोड़ा इसको और डायमेंशंस इंक्लूड कर देता हूँ. Write a note on cotton growing regions of India and the ideal conditions needed. इंट्रोडक्शन डाल दो कि कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, यहां से शुरू करना है उसे. कॉटन इज ट्रॉपिकल क्रॉप रिक्वायरिंग मॉइस्ट रूट्स, जड़ें गिली चाहिए. रेनफॉल इन द रेंज ऑफ 75 सेंटीमीटर्स. ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. फिर अगला पूछा है कि क्या आइडियल कंडीशंस हैं और कौन सा कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं, तो हम वही बता देते हैं. ये बॉडी हो जाएगी और इधर कंक्लूजन डाल देंगे. द आइडियल कंडीशंस में पहले लिख रहा हूं, द आइडियल कंडीशंस, बस ऐसे ही लिखना है आपको भी. ABC 2-3 पॉइंट डाल देना. मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस, ब्राइट सनशाइन, फाइन ग्रेन, बढ़िया छोटे दानों की मिट्टी, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, प्रिफरेबली ब्लैक सॉइल, 75 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. ये आइडियल कंडीशंस हो गई. द रीजन्स, रीजन्स बना दो. साइड में बनाऊंगा और इधर 1-2 पॉइंट लिखूंगा कुछ वैल्यू ऐड करके, ऐसा नहीं जो बनाया है वही लिख दिया. तो द कॉटन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया. काठियावाड़ प्लेटू, मालवा सतपुड़ा का इलाका, पर सतपुड़ा पे ब्लैक सॉइल होगा पर कपास नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंडा इलाका है. महाराष्ट्र का प्लेटू बना देना ऐसे. नदन कर्नाटका और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न तेलंगाना, कुछ ऐसे. ये महाराष्ट्र का प्लेटू. और सबको लेबल करना है, जैसे नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना, नदन कर्नाटका, महाराष्ट्र प्लेटू, काठियावाड़ प्लेटू, मालवा. बस यहाँ पे लिख दो कॉटन ग्रोइंग रीजन्स. लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती. ये जो इलाके हैं ये बसाल्टिक लावा से उत्प्रोत इलाके हैं जहाँ फाइन मिट्टी बन गई है, बसाल्टिक लावा की वेदरिंग से काली मिट्टी बन गई. लेकिन क्या मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और कहीं भी है जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल मिलता है? हाँ, डेल्टाई के इलाके हमारे. तो डेल्टाई के इलाके भी मार्क करिएगा, जैसे कावेरी डेल्टा कपास के लिए उपयुक्त है क्योंकि ट्रॉपिकल इलाका है ना, तो ये भी कपास उगाता है. तो आप रीजन्स में 2 कैटेगरी डाल दीजिएगा.
एक डेक्कन लावा प्लेटू स्लैश बसाल्टिक लावा रीजन। मैंने जो नाम लिखे हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर बी, द कावेरी डेल्टा रीजन, और इसको एलॉबरेट करना है आपको। कंक्लूजन पे आ जाइएगा। तो आप कुछ फैक्चुअल बात पे ख़त्म कर दीजिए, या कुछ कपास का मुद्दा आपको पता हो तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, द 90% ऑफ द कॉटन ग्रोन इन इंडिया इज बीटी कॉटन, which has created concerns regarding decreasing genetic diversity, and this requires desi variety of cotton to be promoted। कुछ ऐसा आपका कंक्लूजन हो सकता है। अगला कृषि पे सवाल ले रहा हूं, 7 मार्कर ही ले रहा हूं। Write a note on ideal conditions for tea coffee crop। 7 मार्कर कि कैसी कंडीशंस चाहिए। इंट्रोडक्शन, कैसे क्लाइमेट में होते हैं वो लिख देना, और फिर क्लाइमेट का जनरलाइज्ड वर्ड लिख दीजिएगा। तो ये भी इंट्रोडक्शन का एक तरीका हो सकता है कि आप एक जनरलाइज्ड टर्मिनोलॉजी लिख दें इंट्रोडक्शन में, और बॉडी में आप फिर उसके स्पेसिफिक पॉइंट लिख दें। तो आप लिख सकते हैं टी एंड कॉफी आर लार्जली क्रॉप्स ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये जनरलाइज हो गया ना। अब वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या स्पेसिफिक बातें हैं वो हम बॉडी में लिखेंगे। इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ये लाइन भी इंट्रोडक्शन की मोर देन इनफ है 7 मार्कर, लेकिन आप चाहे तो एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप लिख दें कि दीज आर दी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप्स फाउंड इन द रीजन्स ऑफ सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, द्वार्स, दार्जिलिंग एंड अपर आसाम। ऐसा ठीक। अब बॉडी पर आ जाइए, द कंडीशंस। अब उसने ना लोकेशन नहीं पूछी, पर एक मैप से, छोटे से मैप से साइड में बता देना कहां कहां मिलता है। पहला, इट रिक्वायर्स सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें क्या बोल दोगे कि भाई टेम्परेचर कैसा चाहिए? रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 to 23 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कैसी चाहिए? इसको रेनफॉल चाहिए 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा। पर नखरे इतने हैं कि मिट्टी ऐसी चाहिए कि पानी जमा ना हो। तो मिट्टी ऐसी कौन सी मिट्टी होगी जिसमें पानी जमा नहीं होगा? तो कोर्स ग्रेन्ड, मोटे दानों की रेड लैटराइटिक रेड या लैटराइटिक सॉइल काम कर जाएगा। नो वाटर लॉगिंग, पानी जमा बिल्कुल पसंद नहीं है। और सीधी धूप भी चाहिए, हाँ, और शेड भी चाहिए। तो इंटरमिटेंट, बीच बीच में शेड ट्रीज भी चाहिएंगे। अब पानी जमा नहीं चाहिए, नो वाटर लॉगिंग,
तो फिर फिजियोग्राफी कैसी चाहिएगी? प्लेन अगर होगा, इतनी बरसात होगी, तब तो ऐसा प्लेन सपाट इलाका है और इतनी बरसात होगी तब तो पानी जमा हो जाएगा। और नखरे इतने हैं कि पानी बहुत चाहिए पर पानी जमा नहीं चाहिए, तो कैसा हो सकता है ऐसा? कैसी फिजियोग्राफी लगेगी? लोअर स्लोप्स ऑफ मॉडरेट स्टीपनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऊपरी स्लोप्स पे चले जाओगे तब तो ठंडक बहुत बढ़ जाएगी, तो उसको उतनी ठंडक चाहिए नहीं। और सीधे मैदान में आ जाओगे तो पानी जमा हो जाएगा। तो ढलान ही चाहिए हमें, पर बहुत ऊंची भी नहीं और बहुत नीचे भी नहीं और बहुत उग्र भी नहीं कि बहुत बड़े एंगल की ढलान है, सब मिट्टी बह जाएगी। तो इसलिए लोअर स्लोप्स ऑफ मॉडरेट स्टीपनेस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। भारत में कहाँ मिल जाएंगी तो यहाँ पर बता देना ज़रूर। जब भी ऐसा सवाल आए, ज्योग्राफी है तो आपको लोकेशन बतानी चाहिए, एक बॉक्स में डाल देना और बता देना। और कुछ स्पेसिफिक नाम अगर उस लोकेशन के लिख पाओ ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जैसे यहां लिखना वेस्टर्न द्वार्स अराउंड दार्जिलिंग, मानस संकोश के इलाके में लिखना ईस्टर्न द्वार्स, और असम में ऊपरी इलाके में लिखना रीजन ऑफ डिब्रूगढ़। इधर ईस्टर्न घाट्स में कॉफी का इलाका आ जाएगा, उसको लिखना तुम अराकू वैली। कलर पिंक ले लेता हूं मैं। ये मोदी जी ने मन की बात पे इसका नाम लिया था। यहाँ की कॉफी पीजिएगा भैया और बहनों, बहुत अच्छी है, ऐसा वो बोले थे। ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, फिर सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स पे टी भी हो जाती है और कॉफी भी हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर मौजूद कुंदड़े मुख कर्नाटका में ये कॉफी होती है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर इसी के कारण कर्नाटका है। और इस पूरी चीज को ऐसे बॉक्स में डाल देना, समथिंग लाइक दिस। आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो ऐसे सुंदर सा एक आंसर आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डाल सकते हैं कि एज दीज आइडियल कंडीशंस आर प्रोमिनेंटली अवेलेबल इन द रीजन ऑफ आसाम फॉर टी एंड कर्नाटका फॉर कॉफी, these two states are respectively the largest producers. असम चाय के लिए, कॉफी के लिए कर्नाटका। ये भी आपका एक जवाब होना चाहिए। चलो, आई होप समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है देश में। आगे बढ़ते हैं और कुछ 2 मार्कर पे बात कर लेते हैं। 2 मार्कर की टेबल मुझे आज वापस बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास है नहीं। बना देते हैं, बहुत वक्त नहीं लगेगा। टू मार्कर डिफाइन कर दो कि भाई तू है क्या, व्हाट। फिर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में लोकेशन महत्व रखती है, तो तुम बता देना कि भाई तू है कहाँ, मैं यहाँ, राइट, वेयर, कि तू है कहाँ। फिर आप बता देना अगर कम शब्दों में हो पाता है तो कि तू बना कैसे, हाउ, और क्यों आया तू, वाई, अगर कम शब्दों में हो पाए। क्योंकि हाउ और वाई ना जनरली एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं, इलॉबरेशन मांगते हैं। पर ये एग्जाम ऐसी नहीं है कि आपसे ये पूछे कि आपको क्यों, कि ये हिमालय कैसे बना, क्यों बना।
ये जनरली और डिटेल में तसल्ली से चाय पर बैठकर बातें होती है। ये एग्जाम फास्ट फूड है कि 2 मार्कर चाह रही है, 7 मार्कर और 10 मार्कर, कि क्या हुआ ये बता दो, कब हुआ बता दो, कहाँ हुआ ये बता दो। तो तेजी से बताने वाली ये एग्जाम है जहां पर प्रयास ये है कि फैक्चुअल बातें तेजी से बता दी जाए। अगर एक शब्द में हो सकता है, आपका जवाब आ सकता है, तो आप बिल्कुल दीजिएगा उसको। ये कब हुआ आपका अगला होना चाहिए। कोई फायदा या नुकसान इस एस्पेक्ट से एसोसिएटेड, तो आप प्रो या कॉन भी डाल दीजिएगा। और अगर कोई मिसलेनियस बात आप इस आंकड़े में फिट होती नहीं देख रहे हैं, तो वो इधर डाल दीजिएगा। चलिए पहला 2 मार्कर ले लेते हैं, कृषि से संबंधित। पहला 2 मार्कर मैं लेता हूं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये क्या समझते हो क्रॉपिंग इंटेंसिटी से? अब इसमें तो क्यों क्यों हुआ ये मैटर ही नहीं करता ना। इसमें तो परिभाषा डिफाइन करना और भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है ये बता देना है तुम्हें। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू नेट क्रॉप्ड एरिया, दैट्स इट। या ग्रॉस सोन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू नेट सोन एरिया। वेयर, व्हेन, हाउ, प्रो, कॉन, कुछ नहीं, पहले मिसलेनियस डाल देना कि इंडियाज क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज अबाउट 140%। द रीजन फॉर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज लिमिटेड इरिगेशन विच कवर्स अबाउट 60% ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया, दैट्स इट। तो आपने देखा कि कितनी सारी फैक्चुअल बातें करके हमने मुद्दे को समझा दिया। हमने इस एक मुद्दे में ये भी बता दिया भारत में कितना एरिया अंडर इरिगेशन है, हमने आंकड़े के साथ बता दिया कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, और हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी की परिभाषा भी बता दी। जब इस खांचे में सोच रहे हैं तो हम सब जवाब दे पा रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्रॉपिंग पैटर्न्स में हो सकता है ये। क्या है ये? इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जलाओ काटो, जनरली प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स। कहाँ होता है? तो कुछ इसके लोकल नाम डाल दीजिएगा। झूम इन नागालैंड, खील इन हिमालयाज, पामादाबी इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। कब होता है, कैसे होता है, वो तो वहीं पर स्लैश एंड बर्न बता दिया। मिसलेनियस में एक टर्म लिख दीजिएगा कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। कुछ ऐसा। एक और 2 मार्कर लेते हैं, कृषि से संबंधित ही। थ्री सीजन्स ऑफ राइस इन वेस्ट बंगाल। बंगाल सबसे बड़ा चावल का प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन 2 साल से इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तेलंगाना हो गया है। चावल 3
फसल लेता था बंगाल। उन 3 सीजन्स के आपको नाम पता होने चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं उन 3 सीजन्स के नाम। दैट इज लाइक ऐसा ही एक और, मतलब इसी से मिलता जुलता एक और 2 मार्कर हो सकता है, 3 सीजन्स ऑफ राइस इन तमिलनाडु। लेकिन अभी उस पर बात नहीं कर रहा, आप एनसीईआरटी में ढूंढिएगा उसे। मैं एक एस्पेक्ट दे रहा हूं, तो इस एक एस्पेक्ट से आप मल्टीपल सवाल भी बना सकते हैं और हल कर सकते हैं। 3 सीजन का नाम है अमन, ओस और बोरो। ऐसा क्यों 3 सीजन ले पा रहा है? तो आप यहां लिख सकते हैं द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, द डेल्टाइक सॉइल एंड 100 सेंटीमीटर प्लस ऑफ रेनफॉल helps Bengal cultivate rice in 3 seasons। ये आपके कुछ जवाब हो सकते हैं। ऐसे ही लास्ट 2 मार्कर लेकर मैं बात को समाप्त करना चाहूंगा, और लास्ट 2 मार्कर वुड बी रिलेटेड टू, लेट अस टेक वन मोर टर्मिनोलॉजी, दैट इज जीरो बजट फार्मिंग। क्या है? अगेन परिभाषा डालनी पड़ेगी। अब फार्मिंग पैटर्न या फार्मिंग सिस्टम इन विच इनपुट्स आर जनरली सोर्स्ड, इनपुट कहां से सोर्स कर लिए जाते हैं? फ्रॉम वंस लोकल एरिया, विदाउट डूइंग हेफ्टी एक्सपेंडिचर। बड़े खर्चे के बगैर आप लोकल एरिया से ही अपने इनपुट्स सोर्स कर लेते हैं, वही जीरो बजट फार्मिंग कहलाता है। किस तरीके से होता है, हाउ इट हैपन्स, आप उसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, दैट इज लाइवस्टॉक्स एंड क्रॉप्स बीइंग कल्टिवेटेड साइमल्टेनियसली। इसका फायदा, इट इज अ पिलर ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कुछ की पॉइंट्स आपके इसमें हो सकते हैं। तो उम्मीद है एग्रीकल्चर भी आपको थोड़ा समझ आया होगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। अगली क्लास आपकी डिमांड पर एक और एक्सटेंड कर रहे हैं, और लास्ट क्लास होगी वो, उसमें हम जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे मिट्टी, मिनरल, जंगल, सेंसस, कंबाइंड आंसर राइटिंग कर लेंगे। फॉर ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग की हम उसे आखिरी क्लास रखेंगे। थैंक यू सो मच।